हाय। अ, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। राइट। विच पार्ट? थर्ड पार्ट। सो वी गोना स्टार्ट आवर current electricity third part, right? So this is gonna be our last part most probably. So let us start with the fact. आइए शुरू करते हैं, जहां से खत्म किया लास्ट क्लास को वहीं से शुरू करते हैं। हाँ देखो भाई, इधर आ जाओ आप, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी बल्ब के सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसकी बात करते हैं। तो एक बल्ब देखो ये लगा रखा है, एक बल्ब ये लगा रखा है, ठीक। और ये आपका पावर लगा रखी है, ये बेटा P1 V, P2 V। तो नॉर्मली क्या है, इसका रजिस्टर, इसका रजिस्टर निकालोगे आप, ठीक है। क्या निकालोगे? इसका रजिस्टर निकालोगे आप। तो कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखो। हाँ, नॉर्मली इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगा P1 स्क्वायर, सॉरी P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है ना बेटा। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है। V स्क्वायर अपॉन P1, और इसका भी बेटा V स्क्वायर अपॉन P2। ये रजिस्टर R1 आ गया, ये R2 आ गया। इनकी जगह बेटा एक ऐसा रजिस्टर जोड़ दो, बल्ब जोड़ दो, तो उसका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और आज भी नीचे वाली पावर क्या है, सेम रहेगी भाई, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उसका अगर मान लो पावर की बात करता हूँ, तो वो क्या आएगी बेटा, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, सॉरी R इक्विवेलेंट, यानी P बराबर आ जाएगी V स्क्वायर और R इक्विवेलेंट क्या बेटा, R1 प्लस R2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से वैल्यू रखेगा V स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख रहे, V1 स्क्वायर अपॉन P1, और उसका बेटा V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो V स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लेगा, तो बेटा ये V1 P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 नहीं आ जाएगा क्या? ये पावर आई कि नहीं आई? मतलब जो इन दोनों को हटाने के बाद में जो रजिस्टर आएगा, जो बल्ब आएगा, उसका पावर क्या आएगा, P1 P2। तो ये होता है बेटा, सीरीज के अंदर अगर दो बल्ब जुड़े होते हैं ना, तो उनकी इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, ये होती है। और बेटा यही अगर पैरेलल में होते तो सीधा जोड़ देते हैं, यही अगर पैरेलल में होते तो सीधा जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसे सारी चीजें, ताकि आपको जल्दी से क्लियर की जा सके। टोटल पावर कंज्यूम्ड होती है बेटा ये, ठीक है। इफ एन बल्ब देन P बाई एन, बोलो क्लियर है क्या? इफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। और पावर कंज्यूम्ड क्या होती है बेटा, आप जानते हो, V स्क्वायर इक्वल टू R दैट इक्वल टू P। अगर पावर कंज्यूम किसकी होगी बेटा, ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R और P रेटेड, बोलो क्लियर है क्या? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब का जो ब्राइटनेस होती है ना, कौन ज्यादा होगा कौन होगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो किसकी होगी बेटा, ज्यादा ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, ठीक है। जिसकी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी उसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। या मान लेना जिसमें करंट कम जाएगी ना, वो ज्यादा डिम रहेगा। बल्ब ऑफ लेसर वोल्टेज विल शाइन मोर। अब यहाँ से आपको पता है, आर अगर जिसका कम होगा, आर जिसका कम होगा, बताओ उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी। देखो बल्ब ऑफ लेसर वोल्टेज, वोल्टेज कौन सा, मतलब पावर की बात कर रहे हैं, विल शाइन मोर, क्योंकि अगर ये कम हुई तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, बोलो क्लियर है क्या? फॉर सेम करंट P बराबर आई स्क्वायर आर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आर बढ़ेगा तो बोला क्या बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं हम, पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम किसके पास होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी होगी। सेम करंट के लिए पावर कंज्यूम की बात हो रही है बेटा ये, अगर आर ज्यादा तो पी कंज्यूम ज्यादा, मतलब पावर खत्म ज्यादा होगी उसके ऊपर, ठीक है। और ये आप भी जानते हो, हीटर वीटर जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, पावर भी ज्यादा खत्म होती है उनकी, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये वाला को और ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं बेटा, ये जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो क्या है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ए सेल व्हेन करंट इज अप्लाइड टू इट, द टर्मिनल वोल्टेज इज, बताओ भैया, ग्रेटर देन द ईएमएफ। ये मैंने बताया था आपको, इस समय होता है जब चार्ज करते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मैंने बताया था। सीरीज कॉम्बिनेशन कब है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बेटा बहुत कम होता है, इज लेस देन एक्सटर्नल, यानी आर बहुत बड़ा होता है एन आर से, आर बहुत बड़ा होता था ना एन आर से, इंटरनल वाला जो है कम होना चाहिए। और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, याद करना उस बात को। पावर इन आर, यानी गिवन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग सर्किट। मैक्सिमम पावर तब होगी बेटा अगर इसकी वैल्यू है इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग सर्किट, यानी आपकी आर जो है उसके अंदर मैक्सिमम होगी अगर
बाकी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना वो इसके बराबर हो जाए, यानी वो याद करो आर इंटरनल बराबर पावर, याद नहीं है मैक्सिमम पावर वाली थ्योरम, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा अगर एक्सटर्नल के तो मैक्सिमम होता है, इसलिए होता है किसी भी रजिस्टर में अगर आपको पावर सबसे ज्यादा चाहिए तो उसको क्या लिखेंगे, इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग सर्किट। उस रिमेनिंग सर्किट को, जैसे ये एक रजिस्टर है इसमें पावर ज्यादा चाहिए ना, तो बाकी सर्किट को मान लो इंटरनल मान लो और उसका इंटरनल क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो, इसके बराबर आएगा। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल जीरो होता है। if external resistance is zero, then current delivered by the battery is maximum। बोलो भैया, ठीक है ना। अगर मान लो आपका क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज मैक्सिमम, क्योंकि उस समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो वो बैटरी से अच्छी खासी करंट दे सकता है। हाँ, अब आओ, ये क्या प्रश्न है, चलो ध्यान से देखते हैं। बैटरी ऑफ ईएमएफ है, हुआ बेटा 2 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बेटा कितना 0.1 ओम, इज बीइंग चार्ज्ड, ये चार्ज हो रही है, ध्यान रख लेना क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, मतलब ज्यादा आएगा, विद द करंट ऑफ आई बराबर कितना 5 एम्पियर। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, अरे यार ले, चार्ज में बता ये नहीं आता क्या, आंसर आता है, तो ये तो होगी 2 प्लस 5 इंटू 0.1, तो बोलो कितना आया 2.5 आया कि नहीं आया, तो बेटा आ गया ना 2.5 वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रहे, मेरे याद रही ना बात, अच्छा आपके याद होनी चाहिए। हाँ, अब देखो क्या है प्रश्न, देखो कि बैटरी ऑफ 6 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ डीसी रिमेन्स ऑफ 220 वोल्ट बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट। बहुत बढ़िया, आओ क्या कहता है, ये 6 सेल्स हैं तो बेटा एक बात बता, ईएमएफ कितना हो गया 2 6 12 वोल्ट, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 6 5 30 3 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय ए डीसी मेंस ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के डीसी से क्या कर दी जाती है, चार्ज की जाती है। तो ध्यान से देखना सर्किट में करंट कितनी आएगी रे, ये तो सारी की सारी बैटरी होगी, ये उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये बेटा 220 वोल्ट हो गया वो, ठीक, हाँ भाई, और ये हो गया, ये लो क्या पीपीटी अभी वो आई नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ आ गई होगी तो, आई मेरी सी आई, एक मिनट, हाँ आ गई, 9 ही पेज है, भेज देता हूँ। वेट, भेज दी, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है कि 220 वोल्ट से आपको, तो ये होगी बेटा कितनी होगी अपनी 12 वोल्ट, और ये हो गया 3 ओम, और ये कितनी हो गई 10 ओम। अब बेटा इसके अंदर करंट कितनी आई, सर्किट के अंदर करंट देखो, ये भी इधर बहाना चाहेगी, ये भी इधर बहाना चाहेगी, तो 220 माइनस 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितना बेटा 10 और 3 13, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये करंट आ जाएगी बेटा, तो 208 बटा 13 आ गई करंट। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 वोल्ट, व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट क्या होगी, तो आ तो की चार्जिंग करंट, और क्या चाहिए अब आपको, ठीक है। अब देखो इनको चार्ज कर लिया, अगर आप चाहो तो इनसे भी अब क्या ले सकते हो, करंट ले सकते हो, तो ऐसे ये 6 वोल्ट हो गए, 12 वोल्ट के ये, और 3 ये, अब इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, चार्ज करने के बाद में ये करंट आई, चलो कोई बात, अब ये निकालो आप 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट, तो यहाँ से ये कितनी है 20, 20 ही तो है, नहीं नहीं, दो दो छक्की 12, हाँ 12, 12 अपॉन 10 13, बोलो भैया, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा आंसर देना है, ये वाला, ये तो उसको हटाने के बाद की बात है ना, हटाने के बाद में इतनी करंट देगा कि नहीं देगा, तो ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और डीसी मैंने 220 से उसको चार्ज कर दिया, और करंट कितनी आ गई बेटा, ये आ गई, ठीक, चलो हाँ, अब बैटरी ऑफ 6 सेल ईच ऑफ, यही वाला है, बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, कौन सी बैटरी की बात कर रहा है, बैटरी ऑफ 6 सेल्स, उसके अक्रॉस बात कर रहा है बेटा, इसके अक्रॉस 6 बैटरी हैं, उनके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है वो, तो आप कर सकते हैं इनके अक्रॉस, कैसे करेंगे, आओ ईएमएफ कितना सर, ईएमएफ होगा 2 6 12, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5 यानी 3 ओम, बोलो आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है, 220 वोल्ट से कर दिया आप, चार्ज कर दिया है, ठीक, ये 10 ओम का क्या है बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है,
ये बैटरी आपकी सारी की सारी चार्ज होगी। अब कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बेटा जब आप चार्ज करते हो तो क्या होगा, V बराबर E प्लस आई आर। E कितना है बेटा 12 प्लस I कितना है, I अभी जो निकाला था थोड़ी देर पहले, वो इंटू बोलो बेटा R कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अरे बोलो कर दोगे ना, तो V निकाल दोगे ना। यहाँ पे इस बार चार्ज कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो ध्यान से देखना, बीइंग चार्ज, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पैरेलल जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, V प्लस आई आर आएगा। याद रखना चार्जिंग केस में, अगर ये डिस्चार्ज होती तो यहाँ क्या आता माइनस। फोर आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट आर जॉइंड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल के अंदर जोड़ दिए इनको ऐसे ऐसे, ठीक है। और अरे ये बैटरी है, रेजिस्टेंस नहीं है बैटरी है, तो 2 वोल्ट के जोड़ दिए। हाँ, आर जॉइन इन पैरेलल प्रोवाइडिंग करंट टू एन एक्सटर्नल कंसिस्टिंग ऑफ 2 15 ओम रेजिस्टर जॉइन इन पैरेलल। ओके ये ऐसे है, ऐसे ऐसे 15 ओम के 2 रजिस्टर हैं। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इक्विवेलेंट सेल एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। देखो इसका मान लो R मान लो, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये इक्विवेलेंट होगा इनका 2 ही वोल्ट आएगा, और वो आ जाएगा बेटा R बाई एन, R बाई एन क्या R बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और इधर ध्यान से देखें तो क्या कर दिया उन्हें, हाँ इधर है अपना बेटा 15 और 15 पैरेलल में है, तो बेटा 15/2 आ गया, 15/2 आया कि नहीं आया, इतना तो नॉर्मली है। अब बेटा आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, ये निकाला है कितना, ये वाला टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इक्विवेलेंट सेल रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर 1.6। इसका मतलब है बेटा V बराबर ये क्या हो रहा है, E माइनस आई आर नहीं आ जाएगा यहाँ पे, तो V आया 1.6, E कितना 2 वोल्ट, ठीक है 2 वोल्ट, माइनस I कितना आएगा, I आएगा बेटा 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R बाई एन है, प्लस बेटा कितना है 15/2 है, बोल है कि नहीं है, हाँ, और इनटू बेटा R बाई एन। अब बोल इस पूरी की पूरी क्वेश्चन में क्या चीज है जो तेरे पास नहीं है, ध्यान से देख, टर्मिनल वोल्टेज 1.6 बराबर 2 माइनस करंट निकालनी है, तो करंट तो आएगी बेटा 2 अपॉन 15/2 प्लस बेटा R बाई 4, बोल आएगी कि नहीं आएगी, R बाई 4 रे, R बाई 4, R बाई 4, ठीक है, तो 2 माइनस, ठीक है क्या है 2 माइनस और 2 अपॉन 15/4, 15/4 में 15/2 अपॉन R बाई 4, और इनटू बेटा क्या है R बाई 4 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, R की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही इजी है। द EMF of a primary cell is 2 volt. When it is sorted, it gives a current 4 ampere. Calculate the internal resistance. Sort होता है तो बेटा बाहर ही R0 हो गया, तो ले, तो कैलकुलेट करंट निकालनी है तो 2/4, ठीक है, सॉरी आई आर इक्वल टू, भाई आप V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है कि नहीं, हाँ। अब बेटा ये कहता है कि 4 एम्पियर की करंट देता है, तो लॉजिकली शॉर्ट सर्किट का मतलब यही हो जाता है, फिर बैटरी ने अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ही क्या दे दिया, ये 2 वोल्ट है और ये है 4 एम्पियर है करंट इसके अंदर, तो बेटा करंट आएगी इसके अंदर E बाई आर, यही तो आएगी, तो ये है 4, ये है 2, ये है R, तो R की वैल्यू आई 0.5 ओम, सिंपल। शॉर्ट सर्किट का मतलब है वो R से जाएगी नहीं। The EMF of a cell is 6 volt. When 2 ampere current is drawn from it, the potential difference across its terminal voltage 3 volt. Find internal resistance. देख ये है इंटरनल और ये बेटा एक्सटर्नल, ये कितना बेटा 6 वोल्ट, और 2 एम्पियर की करंट है इसमें, 2 एम्पियर इधर से, ठीक, ये R है, ठीक। अरे यार, हाँ अब देख टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है बेटा, ये होती है, ठीक, ये होती है आई आर, तो बेटा आई आर दे रखी है तुझे 3 वोल्ट, तो आई कितनी, आई होगी बेटा, आई तो दे रखी ना यार 2 एम्पियर, इंटू आर नहीं पता, इंटू 3, तो आर बाहरी आर आ गया 3/2 यानी 1.5 एम्पियर आ गया, 1.5 ओम आ गया। अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ये, तो इसी के ठीक है, आई बराबर 6 अपॉन 1.5 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, 6 1.5 प्लस आर निकाल लो,
ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज से आपको क्या क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पता चल गया। ठीक, हाँ अब देखो ज्यादा प्रश्न तो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे जोड़ दिया। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस बता भाई, रेजिस्टेंस होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो 220 बाई, हाँ 220 इंटू 220 बाई बेटा कितना 500, ठीक है, ये होता है वी स्क्वायर बाई पी से आता है। और इसका कितना आ जाएगा बेटा 220 इंटू 220 बाई बोलो बेटा 100, ठीक है, ये आ जाएगा 484 ओम, और ये आ जाएगा डिचक 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 डिचक, तो ये आ जाएगा 484/5। तो 484/5 का मतलब है ये तो 90 के आसपास आएगा, अभी कैलकुलेट कर देते हैं अपने क्या जाता है, ठीक है। ये 96.8 आएगा बेटा, 96.8 आ गया। दोनों रजिस्टर आ गए, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट, 220 वोल्ट के एसी सोर्स से जुड़ते हैं। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर एंड बल्ब, अरे भाई हीटर के द्वारा जो पावर कंज्यूम होगी वो निकालनी है, तो निकाल देंगे सर। हाँ तो बेटा पहले तो आप आर निकाल लो, आई निकाल लो, आई कितनी आएगी बेटा, आई आएगी 220 प्लस 484 प्लस 96.8, तो ये कितनी आएगी करंट, अभी हम निकाल देते हैं, हमारे पास वो कैलकुलेटर है, ठीक है। तो 484 प्लस 96.8, 580 आया बेटा ये टोटल रेजिस्टेंस, 580.8 आया। तो करंट जो आ गई ना हमारे पास वो आ गई बेटा 220 अपॉन 580.8, 580.8, तो ये आ जाएगी 220 डिवाइड बाय 580.8, ये आगे बेटा करंट आगे 0.37 एम्पियर, ठीक है। अब हीटर द्वारा निकालना है तो आई इसको दोनों में आर सेम होगी ना यार, तो आई स्क्वायर आर निकाल दो, तो आई स्क्वायर तो आ गई 0.37 का स्क्वायर इंटू हीटर में 96.8 लिख दो, और उसके अंदर 0.37 का स्क्वायर इंटू बोलो कितना बेटा 484 लिख दो, पावर कंज्यूम आ जाएगी। ध्यान से देखो इसकी पावर ज्यादा नहीं आएगी क्या, तो देखो जिसका बल्ब जिसकी पावर क्या थी, बल्ब की पावर 100 वोट थी ना, तो उसके पास पावर ज्यादा कंज्यूम हुई कि नहीं हुई, जिसकी पावर कम लिखी होती है ना उसकी पावर क्या हो गई है, ज्यादा कंज्यूम हो गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हीटर कॉइल इज, देखो इसको मैं हिंट दूंगा, हीटर कॉइल है, इसे आपका आर निकाल लेना हीटर का, ठीक है। इट इज कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल, हीटर दो कर दिए, तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे ना, तो दोनों के रेजिस्टेंस निकाल के आधा आधा हो जाएगा, ये R/2 हो गया, ये R/2 हो गया, टू द सेम सोर्स, अब इस सेम सोर्स के साथ जोड़ोगे इसको, टचक टचक टचक, ठीक। कैलकुलेट द एनर्जी लिबर्टेड पर सेकंड इन द, एनर्जी लिबर्टेड पर सेकंड का मतलब है पावर ही पूछ ली, अब बेटा पावर पूछ ली ना, तो वही बात है किससे 220 से डाल दिया, तो पावर क्या आएगी वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या आ रही थी, हीटर जोड़ रहा था वी स्क्वायर बाई आर रही थी, अब देख बेटा R/2 है, तो R/2 और R/2 है, तो ये R/4 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे P जो है पहले तो वी स्क्वायर बाई, अब अकेला लगा रहा था यार, अब नेट इक्विवेलेंट है R/4, तो वी स्क्वायर R/4, तो ध्यान से देखना एनर्जी लिबर्टेड पर सेकंड 4 गुना ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या, बोलो होगी कि नहीं होगी, हाँ। when a battery sends current through a resistance R1 for time t, the heat produced in the resistor is Q, heat produce होती है when a battery sends current through a resistor R1 से जो बैटरी करंट भेजती है T1, तो होती है बेटा I स्क्वायर R1 इंटू टी, और ये आती है Q। if when the same battery sends current through another resistance R2 तो अब भी क्या आती है बेटा I स्क्वायर R2 t, टाइम t है, तो भी ये Q है, ये दोनों बराबर कर दो, I स्क्वायर R1 t बराबर I स्क्वायर R2 t। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना है, डिटरमाइन करना, व्हेन द सेम बैटरी सेंड्स करंट थ्रू R2 the heat produced in the R2 is again Q, determine the internal resistance of the battery। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना बैटरी का, तो कोई इशू नहीं है, आप ध्यान से देखो इस I को क्या लिख सकते हो और इस वाली I को क्या लिख सकते हो, I को आपने सीधा लिखा ना, इधर बेटा आपको ये बैटरी है मान लो E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो यहाँ I कितनी आ गई बेटा E बाय R1 प्लस R, बोल आया कि नहीं आया, तो E बाय R1 प्लस R का बोलो स्क्वायर R1 इंटू टी, टी से तो टी कटी गया यार, और यहाँ से आ जाएगा बेटा E बाई R1 R प्लस 2R
का स्क्वायर इंटू R2, टी से टी कट गया, ठीक है, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया, तो यहाँ से आ गया बेटा R1 अपॉन R1 प्लस R का स्क्वायर बराबर R2 और बेटा R2 प्लस R का स्क्वायर। यहाँ से बेटा दोनों को तरफ क्या कर लो, रूट लेना, रूट ले लो, कैसे तैसे करके R की वैल्यू निकाल सकते हो ना। बस तो समझ में आ गया आपको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ देखो क्या है, 6 वोल्ट है और 120 वोल्ट है, 6 वोल्ट 120 वोल्ट लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 पावर सोर्स, इसके साथ जोड़ दिए बेटा, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब डज नॉट चेंज विद करंट देन फाइंड द टोटल पावर डिलीवर्ड टू द 3 बल्ब। अरे भाई इसका रजिस्टर निकाल लो, मैं हिंट देता हूँ, करेंगे आप, ठीक है। इन दोनों का रजिस्टर निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, अरे भैया P बराबर V स्क्वायर बाई R, यहाँ से R निकाल लो, इन दोनों का क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, पावर डिलीवर, तीनों बल्ब को कितनी पावर डिलीवर हुई वो दिखानी, ठीक है। इनका दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया, इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो इनका हाफ हो जाएगा, ये मान लो R है, इसका भी R है, इसका भी R है, तो ये सर्किट क्या बनेगा, R R और ये देख ये किस में है, दोनों पैरेलल में है, तो R/2, तो ये 3/2 R हो गया, ये अब आ गया ना। हाँ बेटा, तो अब पावर निकालनी है तो ले V स्क्वायर बाई R, R की जगह बेटा 3/2R लिख देगा, तो V स्क्वायर तो कितना 120 इंटू 120 और नीचे 3/2 और R कितना आएगा वो वहां से निकाल लो आप, तो 120 R आएगा V स्क्वायर 120 इंटू 120 अपॉन बेटा कितना 60, 6 दूनी 20 12 दूनी 40 240, ठीक है। तो ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये कटो 60 आ गया, नहीं 40 आ गया, तो 40 वोट आया नहीं। अब देखो सिंपल, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन, तीनों है, व्हाट विल बी ओपन टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब A एंड B, स्विच S इज क्लोज, स्विच S को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बेटा एक बात था, यहां से जाने वाली करंट है, हाँ, 3 आइडेंटिकल, व्हाट विल हैपन टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब A एंड B, A और B की ब्राइटनेस को क्या होगा अगर बेटा स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया तो देख करंट जो है ना वो बेटा यहाँ से जाएगी और इधर नहीं जाएगी, अब करंट स्विच एस क्लोज कर दिया तो ऐसे आ जाएगी। तो बता एक बात बता, पहले तो ये तीनों रजिस्टर आ रहे थे, तो बेटा कुछ करंट कम हो रही थी ना तीनों सर्किट के अंदर, वही है कि नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, करंट कम हो रही थी। अब बता इनकी ब्राइटनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इधर जा नहीं रही है करंट, तो दोनों वो जो टोटल करंट भेजता था, हालांकि तीनों में करंट तो सेम थी, लेकिन फिर भी बेटा सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा था ना, तो बैटरी से पावर कम ड्रॉन हो रही थी। अब ये तो इधर जाएगा नहीं, इधर इधर आएगा, तो पावर ज्यादा होगी तो ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। हाँ मेजरिंग डिवाइस, अब ये बात करते हैं बेटा, मेजरिंग डिवाइस है हमारे पास, मेजरिंग चीजों को मेजर करने की अब डिवाइस आ गई हैं, इनको कैसे कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। हमारे पास आएगा वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये इतनी सारी चीजें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें कवर कर रहे होंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ करंट by measuring the deflection of the coil due to torque produced by a magnetic field is known as galvanometer, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, मैं इधर दिखाऊं क्या आपको गैल्वेनोमीटर, फिर कभी लेके आएंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर नाम सुना ना, उसमें ऐसे वो सुई होती है, वैसे घूमती रहती है, ठीक है, और टॉर्क की वजह से होती है, वो बात किया था मैग्नेटिज्म में, चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन ये होता है, इसकी क्या करंट मेजर करने का क्या होता है, इसका काम होता है। अब देखो शंट होता है बेटा एक बहुत ही वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस, एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है शंट, ठीक है, ठीक। अब अगला देखो, छोटी छोटी चर्चा कर रहे हैं बस हम। अब देखो मेरिट्स ऑफ शंट, शंट के क्या क्या फायदे हैं, देखो, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग, गैल्वेनोमीटर ये होता है ना, उसके पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर ही, तो करंट वो आती है ना, वो कुछ कुछ बहुत सारी करंट इस शंट के अंदर चली जाती है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ही नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस ही नहीं होता का मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। Any galvanometer can be converted into emitter of desired range with the help of suitable shunt, शंट से हम उसको किसमें बदल सकते हैं, बताओ भैया, शंट को हम उससे बदल सकते हैं बेटा किसमें, एमीटर बदल सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डिक्रीज ड्यू टू शंट thereby affecting the observed current to a lesser extent, मतलब इस शंट की वजह से ना
जो अपना एमीटर होता है ना उसके पैरेलल में लगा देंगे। और आपको पता है किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इन दोनों से छोटा आता है, इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, ठीक है। तो ये लेसर एक्सटेंड मतलब और ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और आइडियल एमीटर का 0 होता है ना, इसलिए उसको शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब शंट से क्या होता है, सेंसिटिविटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ये मुझे क्या होता है इसका डीमेरिट नजर आता है, बाकी और कोई डीमेरिट इसका नजर नहीं आता, ठीक है। अब बेटा ये कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, तो करंट है वो मेजर नहीं कर पाती है, उल्टा उसकी कोयल है जल भी जाती है, इसलिए क्या करते हैं हम एक उसके शंट जोड़ देते हैं बेटा पैरेलल में। पैरेलल में क्या जोड़ देते हैं कि शंट जोड़ देते हैं। तो अब देखो जो बहुत सारी करंट आती है ना इधर से, वो कहाँ चली जाती है, इधर चली जाती है, और इधर से होते हुए इधर चली जाती है पूरी की पूरी, ठीक। तो जो सर्किट होता है ना कोई भी एक, उसमें अगर जब करंट में मापनी होती है तो उसके क्या कर देते हैं, सीरीज में ये जोड़ देते हैं, और उसके अंदर सीरीज के अंदर गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। होता क्या है लॉजिकली ये है, जैसे ये है, इसके एमीटर लगाते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे ये बैटरी होती है। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर से कैलिब्रेट किया हुआ होता है। तो यहाँ पे तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे समझो। अब यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, ये गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसके इधर क्या करते हैं, एक शंट जोड़ते हैं, और ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये वाला, ये क्या बनता है आपका एमीटर बनता है, ठीक है। ऐसे होता है अंदर। तो ये करंट आई, ये बहुत सारी करंट इधर चली जाती है इसके अंदर से, और ये अपनी सुई को घुमाने लायक करंट ही लेता है, बाकी सारी करंट नीचे से चली जाती है, और ये सारी की सारी क्या कर देता है, मेजर कर देता है। अब देखो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, ध्यान देना। देख बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इसमें आई जी करंट जा रही है, ठीक है, और आर जी है गैल्वेनोमीटर का क्या, बोलो भाई, रेजिस्टेंस। तो आई आर जी इंटू आर जी वोल्टेज होगा इधर, और इधर वाले में क्या होगा, आई करंट आ रही थी, माइनस आई जी करंट किस में जाएगी, नीचे जाएगी, इनटू वाला संट आर एस। तो बेटा यहाँ से आर एस की वैल्यू, ये क्या किया मैंने, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, तो पैरेलल में इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज बराबर होगी, तो बस आर एस आएगा बेटा यहाँ से आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला आएगा। और देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप और शंट का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का बराबर होता है, वो लिख देना, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर को सिर्फ चाहिए, बची हुई करंट यहाँ चली जाएगी, ठीक। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का काम क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर को हमने क्यों बदला, उसके अंदर शंट क्यों लगाया हमने उधर, क्योंकि बेटा शंट होता है बहुत छोटा रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है, हाँ, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। तो मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए मैक्सिमम करंट उसके अंदर से जानी चाहिए, इसलिए हमने शंट लगाया ताकि उसका रेजिस्टेंस घट जाए। लेकिन बेटा जो आपका वोल्टमीटर होता है वो तो क्या करता है, वोल्टेज मापता है, क्या मापता है, वोल्टेज, उसका इनफाइनाइट होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जितना होता है उसे बढ़ाते हैं, इसलिए क्या करते हैं इधर और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये वाला, ये बड़ा रेजिस्टेंस होता है, लार्ज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस होता है। बोलो भैया, अब मान लो इसको V वोल्ट की रेंज में बनाना है, ये और ये गैल्वेनोमीटर, और इसको वोल्टमीटर को आपको V वोल्ट की रेंज में बनाना है। तो मान लो यहाँ आई जी करंट जाती है, तो आई जी इंटू आर, ये वाला ड्रॉप, प्लस आई जी इंटू आर जी, ये बराबर क्या हो जाता है बेटा, V वोल्ट हो जाता है। दोनों का पोटेंशियल है ना, इस शंट का और इस गैल्वेनोमीटर दोनों का मिला के इसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए V वोल्ट के, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा व्हीटस्टोन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेटा, ये KCL और KVL याद रखना, किरचॉफ लॉ पे डिपेंड एक ऐसी मशीन है जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये बात आप पहले ध्यान से सुन ले। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देखो 1 2 3 4 रजिस्टर लगे होते हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ऐसा, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर। अब बेटा इसमें क्या करते हैं, बैटरी से करंट निकलती है, बैटरी से करंट, यहाँ से I1 करंट गई, यहाँ I2 करंट गई, हमें क्या करना आता है, इसकी बैलेंस्ड कंडीशन लेके आनी होती है। क्या करनी होती है हमें, बैलेंस्ड कंडीशन लेके आनी होती है, किसकी, व्हीटस्टोन की बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जानी चाहिए, ये बैलेंस कंडीशन हम रिसीव करते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस कंडीशन हम रिसीव करते हैं, तो आप ध्यान रखना, इस बैलेंस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बाकी ऐसे, ऐसे और ऐसे 4 रजिस्टर हो और एक रजिस्टर हो यहाँ पर,
तो वो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है, बैलेंस्ड हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर करंट नहीं जाए ना इसमें, तो सोच लेना वो बैलेंस्ड होता है। अब ध्यान से देखना, जिस दो टर्मिनल पे बैटरी लगी होती है ना, उसके अपोजिट डायगोनल वाले पॉइंट पे ही अगर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो ही ये क्या बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। याद रखें, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा। तो इसमें ध्यान से देखना बेटा, इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको सीधी, कैसे याद करोगे। ये वाले है ना, ये वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सामने वालों को। तो P इंटू एस बराबर, अगर ये दोनों इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना बेटा आर एस। तो ये अगर आ जाए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अदरवाइज ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, P अपॉन आर बराबर इसके इधर वाले Q अपॉन एस। तो यहाँ से कर लो भैया, पी एस बराबर आर क्यू। बोला आया कि नहीं आया, आर क्यू होगा रे। तो बताओ, एक ही बात है, मैं ऐसे करता हूँ, इनको सामने वालों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अदरवाइज व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में होता है ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस आप हटा सकते हो, करंट इधर से आएगी, इधर से आएगी, सारी इधर चली जाएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। ये सीरीज बन जाते हैं, ये सीरीज बन जाते हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में बन जाते हैं, ठीक है। ठीक। अब मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, ध्यान रहे। व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड कौन था, व्हीटस्टोन ब्रिज था केसीएल और केवीएल पर। उसका जो डेरिवेशन करते हैं ना, उसमें केसीएल और केवीएल यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, एक तख्ता होता है बेटा, ऐसे ये रहा, ठीक है, इसी में समझाता हूँ। ये क्या होता है, एक देखो ये रहा, ये पी से लेके यहाँ तक है, पूरा क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर लंबा एक वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप होती है, ये भी मेटल की स्ट्रिप होती है, ये भी एक मेटल की स्ट्रिप होती है। ये बेटा छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, ठीक है, जो वायर को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जॉकी होती है, जो आपकी गैल्वेनोमीटर को लेते हुए घूमती रहती है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे बैटरी होती है प्लस माइनस। अब ये बैटरी क्या करती है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है, ठीक है। चलो भाई, कोई समस्या, यानी यहाँ से वो करंट भेज देती है, इसके अंदर आ गया। अब बेटा ये रजिस्टर बॉक्स होता है, पहले से ही हमारे पास एक बॉक्स होता है, उसमें रजिस्टर होते हैं। और ये एस होता है जिसका हमें अननोन वेक्टर निकालना होता है, वेक्टर नहीं सॉरी, क्या निकालना होता है, रजिस्टर रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो लॉजिकली क्या होता है, ये वाला जो वायर है ना, ये वाला, और यहाँ पर जो आपकी मेटल की, तांबे की होती है बेटा, ये रजिस्टर बॉक्स होता है आर बी, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिप और होती है, और यहाँ पे जॉकी, और ये लो, और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। और ऐसे करके ये सिस्टम होता है, यहाँ पे बैटरी जोड़ देते हैं इसको। अब देख बेटा, जॉकी को घुमाते हैं, तो जहाँ पे भी जॉकी बैलेंस हो जाती है ना, तो सोच लेना कि ये वाला सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये वाला, एक ये रेजिस्टेंस तो ये हो गया, और इधर तक बता, ये जो वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, और बेटा ये वाला हो गया ये, और ये वाला क्या हो गया बेटा, ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब मान लेते हैं बेटा वायर के अंदर, मान लेते हैं वायर के अंदर, और रो रेजिस्टेंस जो है, सॉरी रो नहीं, फाई रेजिस्टेंस है बेटा, कितना, एक लंबाई का। ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, इसका हर एक लंबाई का रेजिस्टेंस होता है ना, वो फिक्स होता है। तो बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है ना, तो आर बी रजिस्टर बॉक्स का अपॉन नीचे कितना बेटा, एल लेंथ है, एक लेंथ का फाई है, बराबर अननोन कितना है, एस अपॉन बेटा कितना, 100 माइनस एल इंटू फाई। फाई से फाई कट गया, तो एस कितना आ गया, आर 100 माइनस एल अपॉन बोलो एल। बताओ अननोन रेजिस्टेंस आया कि नहीं आया। तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करती है, और इसके अंदर जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए रजिस्टर बॉक्स से लेना पड़ता है, वायर का रेजिस्टेंस भी जानने की जरूरत नहीं होती है हमें, सीधा इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है क्या। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बेटा, क्या है, ध्यान से देख लो। कहता था रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इटसेल्फ एंड हेंस द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इटसेल्फ। जितनी जल्दी और आपकी डिफ्लेक्ट होगी ना सुई, उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक्यूरेट होगा, सेंसिटिव होगा। एज सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर कैन मेजर करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस एम्पियर। जैसे सस्पेंडेड कोइल का मतलब क्या होता है, एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर होता है, एक ऐसे होता है, उसमें कोइल को सस्पेंड कर देते हैं, और फिर नीचे से ऐसे घूमता रहता है, वो घूमता रहता है ऐसे। उसके अंदर फॉस्फोर ब्रोंज की एक क्या होती है, मेटल की एक स्प्रिंग लगी होती है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और आईजी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आईजी इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इफ द करंट corresponding to a deflection of one division on the galvanometer scale is k and n is the total number of division on one side of the zero galvanometer then IG बराबर k into। अरे कहने का मतलब है, जैसे ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है,
ठीक है, ऐसे प्रश्न आएगा कि इसमें 30 डिवीजन ऐसे छोटे छोटे खाने हैं और कहता है कि एक खाने के लिए, ठीक है, के एक खाने को यहाँ से सुई को यहाँ से यहाँ तो घुमाने के लिए बेटा के करंट चाहिए, तो 2 के लिए 2 के, 3 के लिए 3 के, ऐसे बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे एन के करंट चाहिए कि नहीं चाहिए, बस यही बात करना चाहता है वो। ठीक, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज स्पेशली डिजाइन, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज स्पेशली डिजाइन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, याद रखना ये कौन सा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, जो करंट न माप के क्या मापता है, चार्ज मापता है। क्या मापता है, चार्ज मापता है। ठीक है, थ्योरी की बातें हैं, आप इसको इंक्लूड करें। हाँ, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। और देखो क्या बेटा पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे लिए, ध्यान से देखना। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमिटर ए शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। एमिटर की रेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक शंट लगा देते हैं। टू कन्वर्ट एमिटर ऑफ आई एम्पियर, ये देखो, इनटू एन एमिटर ऑफ रेंज ऑफ एन, to convert an emitter of a I ampere and resistance Ig into an ampere of range of O NL, इतनी ज्यादा गुना एम्पियर करने, the value of resistance to be connected in parallel would be this, ये याद रखें। ठीक है, मतलब मान लो आपका एमिटर है वो, उसका रेजिस्टेंस ये है और उसमें अभी करंट है कितनी आई, आप चाहते हो n गुना करंट हो, तो n-1 का डिवाइड करके इतना शंट है उसके अंदर क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे आपकी 3 एम्पियर की करंट माप रहा है, ठीक है, और आपको 30 एम्पियर चाहिए, ठीक है, तो आप पता है शंट कितना लगा दो, आर जी जितना भी है ना आपका, उसका 10 है क्या, 10 गुना करंट होगी, तो 10 माइनस है, यानी उसमें 9 का डिवाइड करके इतना शंट जो है, मतलब 9वें हिस्से का रजिस्टर है वो कम करके आप उसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, और टू कन्वर्ट ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर जी और V वोल्ट, अब देखो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो उसको n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, V वोल्ट मेजर कर रहा है, अगर n भी करना चाहता है तो n-1 से मल्टीप्लाई करके Rg को जोड़ दो सीरीज में, और वहां अगर Ni है और Ni का करना चाहते हो तो बेटा n-1 का Rg में डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस और वो पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक, हाँ, और ये देखो क्या है, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंस इन ऑल फोर बिकम सेम ऑर्डर आर ऑलमोस्ट इक्वल। का व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा मजेदार रिजल्ट तब देता है जब उसकी चारों ब्रांच जो है ना, उनके जो रजिस्टर हैं वो एक ही ऑर्डर के हों। ठीक है, ऐसे नहीं होगा एक तो 1 ओम हो, दूसरा हो 1000 ओम हो, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो ये क्या प्रश्न है, 100 वोल्ट एमीटर whose resistance is 20 connected in series with a high resistance R, when it is joined across a line of 100 volt it reads 5 volt, what is the magnitude। देखो क्या है, एक 100 वोल्ट वोल्टमीटर है whose resistance, ये वोल्ट रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है बेटा 20 किलो ओम, is connected in series with a high resistance R, इसके साथ एक R रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, when it is joined across a line of, इसको जब 110 वोल्ट से जोड़ते हैं, 110 वोल्ट से, इट रीड्स 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट की क्या करता है, पढ़ता है। तो पहले तो करंट देख, इसमें करंट आएगी बेटा 110 अपॉन 20 वोल्ट 20 किलो ओम प्लस कितना बेटा आर, बोलो करंट आई कि नहीं आई, अरे बोलो भाई, ये करंट आई ना बेटा, 100 वोल्ट वोल्टमीटर whose resistance is 20 ohm, ठीक है, 20 k ohm is connected in series with a high resistance R, वहाँ इज joined 100, तो ये इतनी करंट आई कि नहीं आई, ये करंट सर्किट से आई बेटा, हाँ सर इतनी आई। अब ये करंट इसके अंदर से जाएगी तो कितनी वोल्ट करता है, इट रीड 5 वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, V इंटू आई, नहीं नहीं नहीं, I इंटू आर इक्वल टू कितना बेटा V, बोल है कि नहीं, तो ये V की वैल्यू कितनी है बेटा 5, I की वैल्यू कितनी है वो रख दे वहां से, वो जो ऊपर रखी है ना ये वाली रख दे। ठीक है, ये I है, और बेटा R कौन सा रखेगा, तू ध्यान से देख, ये करंट है और ये कहता है सीरीज विद हाई रेजिस्टेंस व्हेन इट इज जॉइंड अक्रॉस अ लाइन ऑफ 100 वोल्ट इट रीड्स 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 110 अपॉन 20 के प्लस R, ये तो करंट होगी, इनटू बेटा उसका रेजिस्टेंस और करते हैं यहाँ पे R। ठीक है, बोलो भाई, और बराबर कितने आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी। नहीं आया क्या, मैं कह रहा हूँ कि इनको इसमें सीरीज में जोड़ दिया आपको 110 वोल्ट से, तो करंट निकाल लो। करंट निकालने के बाद में बेटा ये क्या वोल्टेज देता है,
ये आई इंटू आर बराबर ही तो वोल्टेज देता है। आई तो आप वहां से निकाल ले, आर इसका खुद का लिख दो, ये गलत लिख दिया भाई, यहाँ 20 किलो लिख दो, 20 किलो ओम रख दो, और इंटू बराबर क्या लिख दो, 5 वोल्ट रख दो, आर की वैल्यू आ जाएगी। A galvanometer having 30 division has current sensitivity of 20 microohm per division। कितनी? 20 माइक्रो पर डिवीजन, और 30 डिवीजन है, तो बता कितनी करंट चाहिए गैल्वेनोमीटर के लिए? भैया 30 इंटू 20 माइक्रो, 30 इंटू 20 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 एम्पियर, ये करंट चाहिए आई जी। ठीक है। इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 25 ओम। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर मेजरिंग करंट अप टू 1 एम्पियर? 1 एम्पियर की करंट नापनी है तो देख ले, ये है, और ये क्या बेटा, आर जी। तो बस ध्यान से देख, इसमें करंट कितनी भेजेगा, 30, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर करंट भेजेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 25, बराबर इसमें करंट कितनी जाएगी बेटा, वो जाएगी 1 माइनस 6 इंटू 10 की पावर -4, तो ऊपर चली गई, ये करंट जाएगी, और इंटू बेटा कितना, संट, तो यहाँ से बता संट की आएगी कि नहीं आएगी, तो ये संट लगा देंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर यूजिंग वोल्टेज 1 वोल्ट? तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो आर जी बराबर टचक टचक आर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में वोल्टेज है वो 1 वोल्ट आनी चाहिए, तो बेटा ये करंट आएगी इसमें, इसमें गैल्वेनोमीटर में जितनी करंट चाहिए ना वही जानी चाहिए, तो वो तो कितनी है, 30 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6, ये करंट है, इंटू आर जी कितना है 25 प्लस, और बेटा इसमें भी यही करंट जाएगी, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 25 प्लस आर, और बराबर कितना बेटा 1 वोल्ट, तो यहाँ से बता आर की वैल्यू आ जाएगी। सीधी सी बात है ना, जब सीरीज में जोड़ते हैं ना तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल बराबर, जितना कन्वर्ट करना उतना, और जब इसमें जोड़ा जाता है तो इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल कर दो, आंसर आ जाता है। अब ये प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, इस ए को पकड़ के यहाँ रख दो, उल्टा करके रख दो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये खत्म हो जाएगा तब। ठीक है क्या, अरे समझ में आ गया ना, ए और बी के बीच पूछा, इस ए को यहाँ पे रख दो तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ए, हाँ लो, पोल क्लियर है क्या, ये बी हो गया, तो बेटा व्हीटस्टोन नहीं बन गया, ये खत्म हो गया ना, तो आर 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 खत्म। अब ये वाला है, इसको क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर। अब बेटा 5 ओम में कोई करंट नहीं जाती है, सोच के देखो 5 ओम में कोई करंट नहीं जाती, तो व्हीटस्टोन नहीं बन गया क्या, कैसे, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, इसको मान लो सी पॉइंट, इसको मान लो डी पॉइंट, लो ए बी सी डी, देखो ए और बी के बीच में 2 ओम है, ठीक है, और बी और सी के बीच में x ओम है, सी और डी के बीच में क्या है, 18 ओम है, और ए और डी के बीच में, अरे भाई ये है ए और बी के बीच में 2 ओम, ए और डी के बीच में है 6 ओम, एक बी और डी के बीच में, सॉरी एक ए और सी के बीच में है 5 ओम। तो बेटा बी और डी कहाँ है, बी और डी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई ना, तो ये व्हीटस्टोन बन गया, बी और डी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है 6 वोल्ट, तो ये बेटा इसमें कोई करंट नहीं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो ये दोनों किस में आ गए, 6 2 8, कितने हो गए 8 हो गए, और यहाँ वाला किस में आ गया 18 प्लस एक्स, तो ये 8 इंटू 18 प्लस एक्स, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, और 18 8 26, 8 तो वो आ गया, इंटू वो आ गया बेटा 18 प्लस एक्स, अपॉन बेटा ये कितने आ गए 18 8 26 प्लस एक्स, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का, बोला आया कि नहीं आया, और इसमें +6 और करते बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया कि नहीं हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है, हाँ अब आपको क्या निकालना है, 6 ओम हो गया, ठीक, ओहो कर दी ना गड़बड़, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो बेटा ध्यान से देख, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 6x, बराबर इन दोनों के साथ आएगा ना 18 दूनी 36, तो x बराबर कितना आ गया 6 ही तो आ गया यार, x बराबर 6 हो जाएगा,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 और इन दोनों का 36, तभी तो बिटस्टोन बनेगा। कई बार तो सही में दिमाग का दही हो जाता पूरा ही। ये पर्सन मैं करवाऊं, कोई जरूरत नहीं है। देखो इन द फॉलोइंग डायग्राम गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई आया 40 इंटू 100, 4000, ठीक है। और बराबर बेटा इन दोनों का आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, उसका तो आएगा 100R अपॉन 100 प्लस R। वो तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आ गया भाई, वो तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आ गया उधर वाले का, इसका, और इसको साथ मल्टीप्लाई और कर दे 200, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी। बस बैलेंस बिटस्टोन है वो। अब ये अच्छा सवाल है। कहता है कि P स्लाइटली इंक्रीज, P को बेटा अगर स्लाइटली इंक्रीज कर देगा ना इसको, तो बेटा ये पोटेंशियल ड्रॉप गिर के C का पोटेंशियल ड्रॉप गिर जाएगा, तो करंट A से लेके C की ओर बहने लग जाएगी। फिर से देखना क्या कहना है कि अगर P को आपने बढ़ा दिया तो बेटा इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो I इंटू ये R बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप गिर जाएगा B से C के बीच में, C का पोटेंशियल और कम हो जाएगा, तो A से C की ओर करंट बहेगी। तो P स्लाइटली इंक्रीज देन करंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम A टू C, तो B ऑप्शन होगा एक तो, ठीक है। दूसरा बेटा अगर Q इज स्लाइटली क्या इंक्रीज्ड, Q को स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे, हाँ Q को जब स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे तो बेटा उस समय क्या होगा, उस समय इसका Q को स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उस समय उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो करंट होगी C टू A, तो C टू A, तो BC, तो BC ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा ना। IR यहाँ पोटेंशियल ये बढ़ा दिया R, तो इसे I इंटू R गिर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ऊपर से करंट आएगी। और जब ये बढ़ा दोगे तो यहाँ नेगेटिव होता ना पोटेंशियल, पोटेंशियल इसके कंपेयर में नेगेटिव है, तो यहाँ बढ़ा दोगे तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर जाएगी। हाँ अब देखो भाई ये क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। चलो क्या कहता है, कंसीडर पार्ट ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर में रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स आर R1 एंड R2। ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, एंड बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम A इज 30, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ से फिर 70 हो जाएगी, ठीक है। तो देख बेटा R1 अपॉन 30 बराबर R2 अपॉन 70, तो R1 और R2 का रेशियो तो आ गया बेटा यहाँ से कितना, 30/70। वैल्यू ऑफ R2 एंड R1, अब देखो वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 निकालनी है। Now 10 ohm resistance are added in both the gaps, then the balancing है, तो लो R1 plus 10 R2 plus 10, तब बैलेंसिंग हो जाती है कितनी बेटा, मतलब बैलेंसिंग बिकम 40, तो 40/60। यहाँ से बेटा R1 और R2 में एक रिलेशन आया, ये रहा एक R1 और R2 का रिलेशन, तो R1 और R2 निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1 so that the balancing point in the mid point so the balancing point is the mid point, तो बेटा R1 में मान लो x जोड़ दिया, R2 में कुछ नहीं जोड़ना, और यहाँ पे कितना चाहिए, 50/50 आना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट आ गया ना, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से R1 प्लस R1 प्लस x बराबर बोलो बेटा R2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से R1 और R2 की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पुट कर देना। ये सिंपल है, आप कर लोगे यार इसको, ठीक है। चलो फिर भी बता देता हूँ थोड़ा। कहता कि नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अरे यार x अपॉन 60 बराबर 2 अपॉन 40, क्या पूछा है। अज्यूम द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर AB इज 0.02, AB वायर का 0.02 है। ऑल्सो कैलकुलेट टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ओहो, तो ये यहाँ से देख बेटा x/60 बराबर 2/40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू 2/4, तो बेटा 3 ओम आ गई, कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई, ठीक है। ओके ठीक है। अब ये कहता है कि एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB की जो रेजिस्टेंस है वो 0.02 ओम पर मीटर है। कैलकुलेट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी द्वारा कितनी करंट होगी, तो बेटा पूरे वायर का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वायर का, 100 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दे 2, तो बताओ कितना है कि 2 एम्पियर आएगी, नहीं आई, बोलो भाई, ठीक है। ठीक भाई, इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया आपने, ये
देन ऑल्सो करंट सप्लाई बाय द बैटरी। तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2 ओम हो गया, और ऊपर 2 हो गए, वो इसमें करंट जाएगी नहीं तो ये सीधी चली जाएगी इधर। तो देख नॉर्मली ऐसे होता है, अपना याद करो आप, ऐसे तो बैटरी होती है ये वाली, ठीक है। तो इनमें तो करंट भेजेगी ना, तो ऊपर वाला और जुड़ेगा बेटा, 5 जुड़ेगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस 5 हो गया, तो 4 अपॉन रेजिस्टेंस 5, तो ये 0.8 एम्पियर के आसपास आएगी, ठीक है। अब बेटा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मापते हैं। नेसेसिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, देखो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर का बेटा कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट तो होता नहीं है। तो वोल्ट मीटर को क्या होता है, जब भी हम जैसे इसके अंदर ये बैटरी लगा दी और इसका हमें नापना होता है ना ये, तो बेटा क्या होता है कि कुछ करंट है पोटेंशियोमीटर में भेजनी पड़ती है। क्यों, अगर नहीं भेजेंगे तो उसकी डंडी नहीं लेगी, डंडी नहीं लेगी तो वो रीडिंग कहाँ से देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले केस के अंदर पोटेंशियोमीटर का है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर देंगे, तो उसमें करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी तो डंडी नहीं लेगी। इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन पे काम नहीं करता, वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट लेता है, पूरी की पूरी सी वैल्यू नहीं देता। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बिना करंट लिए भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट नहीं होता, आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। इन अदर वर्ड इट ड्रॉज करंट, certain current from the circuit, कुछ सर्किट से करंट लेता है। to overcome this problem a potentiometer is employed because at the instant of measurement it draws no current from the circuit, ये कोई करंट नहीं लेता, जीरो डिफ्लेक्शन पे काम करता है, इसलिए इनकी सेंसिटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पहले क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। पोटेंशियोमीटर क्या होता है मैं बता देता हूँ, इधर आओ। देखो पोटेंशियोमीटर होता है एक ऐसे वायर होता है बेटा, 10 1 मीटर का, 6 से 10 मीटर का वायर होता है, उसको ऐसे काट के ऐसे रख देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं बड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पे की भी सारी चीजें मैं एक बार बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बी बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब जिस बैटरी ये जोड़ देंगे ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार छोटा 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 पोटेंशियल ड्रॉप कर देता है इस वायर पे, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या, तो ये स्ट्रिप होती है ऐसे, ऐसे ये स्ट्रिप होती है कुछ ऐसे, जो वायर को लंबा बनाने के लिए चार चीजों के काम में ली जाती है, वायरों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बेटा हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह क्या होता है, छोटा 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 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे हम एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, और वो बैटरी इसके जॉकी के साथ जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और उसको घुमाते रहते हैं। जब भी इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में जीरो आ जाए, वो लेंथ मेजर कर लेते हैं यहाँ से एक्स, और हमें ये पता होता है कि फाई इसकी क्या है, एल लेंथ मेजर कर लेते हैं, फाई इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी वोल्ट पर मीटर होता है, 1 मीटर का पोटेंशियल होता है। तो अब वो मान लो यहाँ पे एल मीटर पे आया, तो 1 मीटर का वी है, तो एल मीटर का एल वी, और उसको एल यानी फाई बोल रखा है, तो एल फाई उस अननोन बैटरी का क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, यानी उसका ईएमएफ हो जाता है। तो पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, ईएमएफ नापते हैं, सेल्स मेजर करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कंपेयर करते हैं, आगे करेंगे सारी चीजें। हाँ, वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल देख लो भैया, एनी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड ऑन ए नॉन पोटेंशियल डिफरेंस which is uniformly distributed throughout the entire length of potentiometer wire. This process is termed as zero deflection or null deflection. Not potentiometer wire made up of alloy of manganese, constantan and यूरेका, ये याद रखें भैया, आपके पूछता है सीधा, इसलिए लिखा मैंने। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ, पानी देना मुझे। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलॉयज आर हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो वायर होते हैं ना, इनकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है अल्फा, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे बदलता नहीं है। दिस रिजल्ट इन इनवेरिएबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है ना, उसका पोटेंशियो का रेजिस्टेंस है बदलना नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए का मतलब क्या है, बदलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको बदलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इनवेरिएंट बनाते हैं। भाई लंबाई तो कभी बढ़ेगी नहीं अपने आप, टेम्परेचर बदल सकता है, तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनका टेम्परेचर बदलने पे भी रेजिस्टेंस नहीं बदले। इसलिए मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका, इनका जो अल्फा होता है ना, वो लगभग 0 होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ भी नहीं बदलता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब देख लो भैया, ये होता बेटा सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्राइमरी प्राइमरी सर्किट कंटेन्स सोर्स ऑफ, प्राइमरी सर्किट कंटेन्स सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। अब देखो ये ए बी वायर है ना,
ये पोटेंशियोमीटर का वायर होता है 10 मीटर लंबा, सीधा दिखा रखा है, ठीक है। और ये वाली सोर्स बैटरी होती है बेटा, प्राइमरी बैटरी इसे बोलते हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये उसकी कीलगार की, ये रियोस्टेट है, कंट्रोल करने के लिए काम आता है। और ये वाली सेकेंडरी बैटरी है जिसका मुझे नापना है पोटेंशियल डिफरेंस। बोल क्लियर है क्या? अब बेटा यहाँ से करंट आती है सबसे पहले, सेकेंडरी सर्किट कंटेन्स बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, सेकेंडरी सर्किट में गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ से करंट आती है, और बेटा एक ये बैटरी है, इसका भी होता है। अब सोच के देख, यहाँ से करंट ये बैटरी भेजेगी, यहाँ से ये भेजेगी, और यहाँ से ये भेजेगी, किसकी चलेगी? जो ताकतवर होगी उसी की तो चलेगी। तो मान लो ऊपर वाली ताकतवर है तो वो करंट इधर भेज देती है, इधर भेजते वो करंट इधर से आते हुए और वापस इधर चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस जोकी को डिफ्लेक्ट करते हैं तो, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब उस समय ऐसे आता है, जैसे मान लो तुमने जोकी यहीं पे कर दी, ठीक है, तो उस समय इस वाली बैटरी का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं होता, इतना ही पोटेंशियल यूज होगा। तो इस बार करंट ऊपर से नीचे से ऊपर चली जाती है, ज्यादा दूर कर देते हो तो ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है। इसलिए एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बैलेंस हो जाती है, और वो मान लेते हैं एल। और बेटा एल आ जाती है ना, तो ई डैश जो है वो एल इंटू फाइव आ जाता है, और फाइव क्या है, वो एक लेंथ का पोटेंशियल है, तो एल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल लेंथ का पोटेंशियल आ गया, दोनों का बराबर हो जाता है, इसलिए ये सिद्धांत रहता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कुछ नहीं है बेटा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ होती है, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, याद रखना। इसका रियलिटी में तो वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन बेटा वोल्ट पर सेंटीमीटर इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी थ्योरी है कुछ कुछ, फैक्टर अफेक्टिंग एक्स पोटेंशियल देखना, इफ वी ए बी कांस्टेंट एंड एल बराबर कांस्टेंट, मतलब बैटरी की सोर्स कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, देन फॉर एनी चेंज एक्स रिमेन अनचेंज्ड। फिर और कोई चेंज करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट वी ए बी, देन ऑलवेज टेक वी ए बी एज कांस्टेंट सो दैट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, 1 अपॉन एल नहीं होता क्या, एल जितनी बड़ी होगी। सो इफ वी ए बी एंड एल आर कांस्टेंट, इसलिए पूरे होता है एल बड़ा क्यों लेते हैं, वायर होता है ना वो बड़ा क्यों लेते हैं बेटा, ये देख, अगर एल तू बड़ा लेगा तो एक्स छोटा होगा ना, जितनी ज्यादा छोटी पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगी ना उतना फायदा है, क्योंकि उतनी छोटी वैल्यू नापेगा। मान ले तेरी पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो बेटा इससे छोटा वो सेल जोड़ेगा ना तो नाप नहीं सकेगा। सबसे छोटी जो जो छोटे छोटे खाने होते ना, उसमें सबसे छोटा से छोटी वैल्यू है 0.2, उससे छोटा नहीं नाप सकता। ये होते मान लो 0.002, तो बता और बढ़िया बोलता, छोटे छोटे सेल को नापते ना, तो जितने छोटे सेल को नाप सकता है वो सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होती है। फॉर एनी चेंज लाइक रेडियस ऑफ वायर, सब्सटेंस ऑफ वायर, देयर इज नो चेंज इन एक्स, ये कहता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने क्या कर दिया, रेडियस चेंज कर दी, क्या कर दी, रेडियस चेंज कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब्सटेंस यानी मटेरियल चेंज कर दिया, तो भाई वहां पे आपका आर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, बोल है कि नहीं है? तो देर इज चेंज क्या आएगा, जैसे टोटल वायर है ये आपका, और ये बैटरी से आपने जोड़ रखा है, ठीक है, ये ई वोल्ट है, और ये बेटा आपने क्या कर दिया है, इसका इसका पूरा जो रेजिस्टेंस है वो आपने बता दिया, तो करंट इसमें कितनी ड्रॉप होगी, वो होगी ई बाई टोटल रेजिस्टेंस इसका। ये करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? अब ध्यान से देख, रेजिस्टेंस अगर बदला, रेजिस्टेंस अगर तुमने बदला तो बेटा करंट बदलेगी, करंट बदलेगी तो इस वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप भी बदलेगी, तो ध्यान रखना है। इसलिए ये देयर इज चेंज इन एक्स आएगा, देयर इज चेंज इन एक्स। एनी चेंज इन द सेकेंडरी सर्किट रिजल्ट इन नो चेंज इन एक्स बिकॉज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइमरी। हाँ, सेकेंडरी में कोई चेंज करोगे कोई फर्क नहीं आएगा। इफ वी ए बी एंड एल आर कांस्टेंट, ठीक है, फॉर एनी चेंज लाइक, मतलब लेंथ भी कांस्टेंट है और अब वो बैटरी की वोल्टेज भी आपने कांस्टेंट कर दिया, तब एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एक्स एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्स की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना ही क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ होता है। if balanced length for a standard cell is L naught, then potential gradient is R by L naught, ठीक है, R by, यहाँ R नहीं है, ये E by L naught है, ठीक है, गलत लिख दिया डाला। सेंसिटिविटी देखो, इफ x is also a measure of the sensitivity of potentiometer, जितनी x छोटी होगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। देखो x बहुत छोटा है तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा, मतलब छोटे से छोटे सेल को भी वो मापेगी। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी RH, करंट इन प्राइमरी सर्किट शुड बी रिड्यूस्ड। भाई रिड्यूस्ड का मतलब ये हो गया
कि यहाँ पर आपने बैटरी जोड़ रखी है और बड़ी वाली बैटरी, और ये रियोस्टेट। अब आपने क्या कर दिया, आर एच टू इंक्रीज आर एच करंट इन प्राइमरी सर्किट शुड बी रिड्यूस। तो आर एच जो होता है रियोस्टेट, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर करंट क्या आ जाएगी, कम जाएगी। करंट कम जाएगी कि नहीं जाएगी, तो E बराबर तो आई आर होता है, वही होता है कि नहीं होता। अगर आपने आर बढ़ा दिया तो आई क्या हो गया, घट गया। तो करंट इन प्राइमरी सर्किट का मतलब बैटरी से निकलने वाली करंट है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और हाँ, बदल जाएगी। और एल को क्या कर दो, आप बढ़ा दो। तो पोटेंशियल एल बढ़ाने से मतलब आपने आई घटा दिया तो पोटेंशियल ड्रॉप घटी कि नहीं घटी इस पे। आप जानते हो जितनी कम करंट होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ऊपर से लेंथ और बढ़ा दिया तो मान लो 50 वोल्ट था, वो ड्रॉप करना है इधर, तो एक तो इतने बड़े वायर पे करना है, एक आप क्या कर दो इसको पूरा लंबा कर दो। तो ज्यादा बड़ा वायर करोगे तो 50 वोल्ट और ज्यादा बड़े बड़े क्षेत्र में होगी कि नहीं होगी, मतलब इतने हिस्से में कम वोल्टेज आएगी, इतने में और कम, इतने में कम और अगर आपने छोटा वायर कर दिया तो इतने हिस्से में ज्यादा 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 ज्यादा। तो 50 वोल्ट को खत्म करना है, टुकड़ों में बांटना है। इतनी सी दूरी में बांटोगे तो बड़े टुकड़े होंगे, इतनी सी दूरी में बांटोगे तो छोटे टुकड़े होंगे। एनी चेंज इन सेकेंडरी सर्किट हैज नो इफेक्ट ऑन सेंसिटिविटी, ये आप पहले बता दें। सेकेंडरी सर्किट जिसका वैल्यू मेजर करनी होती है उसके अंदर हमें कोई भी चेंज करने से उस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एलिमेंट प्राइमरी सेल का एलिमेंट है। बैलेंस्ड लेंथ फॉर अननोन पोटेंशियल डिफरेंस वो इंक्रीज हो जाती है अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। भाई सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब है पहले 0.02 वोल्ट पर मीटर था, अब ये होगी 0.002 वोल्ट पर मीटर। तो बेटा उसी लंबाई पे छोटी वोल्टेज आई ना, लेकिन बैटरी तो 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की वो है ही, तो बताओ उसके बैलेंस पॉइंट लंबी नहीं हो जाएगी क्या। तो बैलेंस पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बैलेंस लेंथ अगर बढ़ गई तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक, हाँ। एप्लीकेशन ऑफ इसकी बात करते हैं तो देखो, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है, कंपेयर टू ईएमएफ, फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, और टू फाइंड आउट द करंट इन गिवन सर्किट। ये 5 हमारे पास लास्ट क्या बचे हैं टॉपिक है, आओ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू, ये बता देता हूँ आपको। कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट करते हैं। तो बताओ ये सर्किट में बाहर रहता है, ये सर्किट से, और ये सर्किट से बाहर रहता है, तो ये मान लो यहाँ पे आ गया L1 लेंथ में आ गया, तो बेटा E1 है वो आ जाएगा फाइव L1, और फिर इसको हटा देते हैं बेटा और यहाँ चेप देते हैं, तो ये सर्किट से बाहर, तो इसका अगर मान लो L2 पे बैलेंस होता है तो इसको क्या लिख देते हैं, E2 बराबर 5L2, और दोनों को डिवाइड मारते हैं, 5 से 5 कट जाता है, तो E1 अपॉन E2 वो बराबर क्या जाता है, L1 अपॉन L2। अब अगर इसे पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, वो तो सिंपल था। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना है, ये सर्किट बनाना पूरा एकदम, ठीक है। ये बेटा बाहर वाली बैटरी है, ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये बैटरी लगा रखी है आपने। अब बेटा आपको क्या करना है, प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको याद है क्या, V बराबर E माइनस आई आर, अरे बोल याद है। हाँ, तो पहले ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी कुंजी को ना बाहर रखते हैं, इसको रखते ही नहीं हम, तो ये सर्किट है ही नहीं। तो बेटा अंदर बैलेंस हो जाता है पॉइंट किस पे, आपके जे पे, तो इसको मैं मान लेता हूँ E बराबर और 5 × L। ठीक, ये जो E आता है ये आपका क्या आया है, ईएमएफ आया है, क्योंकि इस बार आप एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं ले रहे हो। ठीक, अब क्या कर दो, 2 नंबर पे ये प्लग कर दो, अब ये रेजिस्टेंस है ना इस बैटरी के सर्किट में आ गया, बोल आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब क्या करते हैं, फिर से नल डिफ्लेक्शन लेके आते हैं, तो बेटा नल डिफ्लेक्शन लाएंगे ना, उस समय इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी, इस सर्किट में, लेकिन वो इस सर्किट में तो करंट रहेगी। मतलब उस केस में जो ये बैलेंस पॉइंट आएगा ना V, वो V आएगा, वो आएगा 5L1 मान लो, 5 क्या मान लो, L1 मान लो, बोलो भाई कहीं ले रहा है। अब देखो ये आ गया V, ये आ गया E, अब हमें क्या निकालना है, ये इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो आप E/V की वैल्यू यहाँ रख दो, इसको E/V निकालो, यहाँ से E/V निकालो, तो वो आएगा बेटा L/L1। ठीक है, यहाँ पे भी E/V करो तो V का डिवाइड कर दो, तो 1 बराबर E/V माइनस I/V, ठीक है, और R, बोला है कि नहीं, हाँ 1 बराबर E/V की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई, L/L माइनस 1 अपॉन I/V कितना रहे थे भाई, I R बराबर कितना V, तो I/V कितना 1/R हो गया ना, तो R/R हुआ। तो R/R बराबर हो गया बेटा L/L1 माइनस 1, तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, L/L1 माइनस 1 इंटू बोलो कितना
आर। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस बैटरी को, इसको बाहर रखो, इस रेजिस्टर वाले को बाहर रखो, तो आपकी बैलेंस पॉइंट आएगी, वो ईएमएफ होता है। फिर इसको डाल के बैलेंस पॉइंट निकालोगे तो वो आएगी टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इन दोनों का भाग दे देना, और ये इक्वेशन आप जानते ही हो, इसमें ई बाई वी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस है बेटा, आप कर लो कंपैरिजन, टू रेजिस्टेंस का कंपेयर करना है तो कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले बेटा इस इधर कुंजी लगा दोगे आप, तो बेटा आपको के पास क्या आएगा, यहाँ पे ये सर्किट बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वहां पे हाँ ये करोगे तो ये वाला सर्किट बन जाएगा। ठीक है, सर्किट में करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, तो देखो आई R1 बराबर आ जाएगा, मान लो L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है 5L1। ठीक, अब बेटा क्या करो, इस बार इसको यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दोगे तो दोनों आ गए, तो इस बार क्या हो जाएगा, आई R1 प्लस R2 बराबर मान लो 5/L2 आ गया, दोनों को डिवाइड मार, R1/R1 प्लस R2 बराबर बेटा L1/L2। बोलो आया कि नहीं आया, ये कंपैरिजन हो गया दो रजिस्टर का। ठीक है, अरे बोलो भाई, और इसको उल्टा करके लिख लो, R1 प्लस R2/R1 बराबर L2/L1, और यहाँ से आ जाएगा R1 में R1 का डिवाइड कर दे तो 1 प्लस R2/R1 बराबर L2/L1, और यहाँ से बेटा R2/R1 बराबर L2/L1 माइनस बोलो 1। कंपैरिजन खत्म। ये मेजरमेंट ऑफ करंट। अब मेजरमेंट ऑफ करंट करना, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कुंजी लगाते हैं, ठीक है, लगा देंगे, यहाँ पे कुंजी लगाएंगे तो ये सर्किट ये वाला बन गया इसके अंदर। बोलो बना कि नहीं बना, हाँ, तो इस केस में हमारे पास ये क्या आ गया, ई नोट आ गया, सॉरी ई नोट पता है हमारे पास, वो उसमें फाइव और एल आ गया। भाई आया कि नहीं आया, यहाँ से हमारे पास फाइव आ गया, कितना, एप्सिलॉन नॉट बाई एल। ठीक, सॉरी ई नोट बाई एल। अब इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, तो अब ये सर्किट बन गया अपना। ठीक, हाँ, अब ये सर्किट बन गया, तो करंट कितनी है, आई, और बोलो आर बराबर, आई आर नहीं है क्या करंट, आई जो भी है मेजरमेंट ऑफ करंट है, तो आई इंटू आर बराबर बेटा जहां भी बैलेंस हुआ है उसको क्या लिखते हैं 5, और बोलो कितना, मान लो L1 आया, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5L1/R। 5 की वैल्यू ऊपर से लिख दे भैया, तो ई नॉट, 5 की वैल्यू पता नहीं होता इसलिए ऊपर वाला काम करना पड़ता है अपॉन आर। तो बताओ ये करंट आई कि नहीं आई, बोलो भाई, सिंपल है ना। गोल्डन की पॉइंट्स है, गोल्डन की पॉइंट्स के बाद में देखते हैं, हमारे पास स्लाइड कितनी बची है, गोल्डन की पॉइंट्स बाद में देख लेंगे। ओहो, हाँ ठीक है, चलो जो भी पॉइंट्स है खत्म हो गया होगा शायद। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनफाइनाइट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इनफाइनाइट होता है, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन, हेंस द एक्यूरेसी। ये बात पहले की बातें लिखी हुई हैं, फिर से रिपीट हो रही हैं, गलती से रिपीट हो गई हैं फाइल के अंदर, कोई बात नहीं है। ये देखो भैया, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, आप पॉज करके, और मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं अपने आप को इधर कर देता हूँ, और आप पॉज करके इनको पढ़ लो। ठीक है, मैंने अपने आप को यहाँ कर दिया, मैं पढ़ ही देता हूँ एक बार। हाँ देखो, a potentiometer measure the unknown EMF very accurately, voltmeter approximately. While measuring EMF it does not draw any current, ये ड्रॉ करता है कोई ना कोई करंट। While measuring unknown potential difference, resistance of potentiometer become infinite, और इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हाई बट इनफाइनाइट नहीं होता, तभी इसमें कुछ करंट जाती है। इट इज बेस्ड ऑन जीरो डिफ्लेक्शन, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, इट हैज हाई सेंसिटिविटी, इट हैज सेंसिटिविटी लो, इट इज यूज्ड टू वेरियस एप्लीकेशन लाइक मेजरमेंट, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक मेजरमेंट ऑफ इट्स ओनली मेजरमेंट ईएमएफ और अननोन पोटेंशियल। इसके बहुत सारे फर्क हैं, ये ईएमएफ ही नापता है, बस इतने ही फर्क है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो आराम से। देखो क्या है, इन द फिगर द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 9R इज जॉइंट। ये देखना, ये रेजिस्टेंस है इसका 9R, ठीक है, और इसको इससे जोड़ दिया है, बहुत बढ़िया। द गैल्वेनोमीटर जी विल शो नो डिफ्लेक्शन व्हेन द लेंथ एज ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर लेंगे। अब देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना चाहिए, पहले तो बताओ कि भाई मान ले गैल्वेनोम एल लेंथ है, गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन व्हेन द एज ए मान लेते हैं एल है, तो इसके एज ए 5
एल इक्वल टू बेटा भाई E/2 नहीं होगा क्या? सोच के सोच भाई, जिस समय E/2 बराबर हो जाएगा फाई इंटू एल के, होगा कि नहीं होगा? अब फाई निकालना मुझे, तो फाई क्या होगा? देखो फाई होगा, इस पहले इस जो सर्किट है ना ये वाला, इसमें इसमें ध्यान से देखो, इसकी EMF तो ये है, आई देखना, आई बराबर E अपॉन भैया कितना है 9R है, कितना रेजिस्टेंस का 9R है, एक ऊपर इसका है तो 10R हो गया। ये तो बेटा रेजिस्टेंस हो गया इसका। एक करंट आ गई, बोलो क्लियर, करंट आ गई, ठीक है। ये बेटा करंट आ गई, तो बेटा यहां तक इस वाले वायर में ये करंट बह रही है, तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ इस वायर वायर के अंदर? तो वो सर पोटेंशियल ड्रॉप V है, वो I इंटू आर होगा। तो बेटा वो हो जाएगा E/10R इंटू 9R। भाई I इंटू आर नहीं होता क्या? तो ये तो I है और ये R है, तो बेटा 9E/10 ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा बेटा? टोटल पोटेंशियल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल गिरा, अपॉन बोलो लेंथ, तो 9E/10 अपॉन एल। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे 9E/10L इंटू एल बराबर E/2। E से E कट गया, ठीक है। तो बेटा L कितना आ गया? L आ गया 10L/9 टू 2, तो 2 5 जा, तो बेटा 5/9L आया कि नहीं आया? तो B इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं देख यहाँ गड़बड़ करेंगे, कुछ लोग सीधा बोल देते अच्छा यार एक बात बताओ, बोले हाँ, ये तो E और L क्यों नहीं किया? भाई E/L इसलिए नहीं किया क्योंकि भैया इसमें E टोटल E यहाँ ड्रॉप नहीं होता है, वहाँ ड्रॉप कितना हुआ है? ये हुआ है, क्योंकि कुछ ड्रॉप बेटा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी तो होगा, रियलिटी में यही सर्किट है ये, ठीक है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है भाई एकदम, ठीक है। आप आराम से पढ़ना, गैल्वेनोमीटर के अंदर है AB, द लेंथ AC लेंथ निकालनी है बेटा, और यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। वही अभी जो प्रश्न किया ना सेम का सेम है, बस डाटा दे दिया इसमें। पहले करंट निकालोगे, करंट आएगा 5 अपॉन बेटा नीचे ये वाला रेल वाला रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो 5 करंट आएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? R कितना है? 4.5, तो बेटा 4.5 है ना, वो ड्रॉप हो गया इधर, तो 4.5 ड्रॉप हो गया, और AB जो वो 3 मीटर है, तो ये आ गई पोटेंशियल डिफरेंस, और इनटू एल बराबर बोलो 3, तो यहाँ से एल आ गई, ठीक। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ओह यस, तो यहाँ पे आके हमने खत्म कर लिया अपना टॉपिक। बाद की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, हम कैपेसिटर चालू करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द फैक्ट, you have done the fact, and you have stimulated the fact, right? So we'll meet you in the next class. Thank you so much. Bye bye, cheers.